नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र की हार के बाद अघाड़ी का लगातार ईवीएम राग। महायुति ने पूछा, हारने पर ही क्यों आती है बैलेट पेपर की याद। निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने जाएंगे राहुल नार्वेकर। थमने का नाम नहीं ले रहा इंडी गठबंधन का बिखराव। कई दलों ने राहुल के नेतृत्व पर उठाए सवाल। कांग्रेस बोली, हम ही हैं बड़े भाई। आदित्य ठाकरे का समाजवादी पार्टी पर निशाना। बहरीन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मनामा डायलॉग को किया संबोधित। पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम, मानवीय सहायता और बंधकों की सुरक्षित वापसी पर फिर दिया जोर। सीरिया के राष्ट्रपति के देश छोड़कर भागने के बाद वहां प्रधानमंत्री विद्रोहियों को सत्ता सौंपने पर राजी। स्वतंत्र और तुरंत चुनाव की बताई जरूरत। दमिश्क स्थित असद के महल और ईरानी दूतावास में तोड़फोड़। भारतीय दूतावास कर रहा है काम। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश ने बनाई अपनी पकड़ मजबूत। 11वीं बाजी में डिंग लेरेन को हरा कर ली 6-5 की बढ़त। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी करारी हार के बाद अभी भी ईवीएम के मुद्दे से बाहर नहीं आ पा रही है। विपक्षी दल लगातार ईवीएम का बहाना बनाकर जनादेश को नकार रहे हैं, तो उधर महायुति से साफ कर दिया है कि ईवीएम के बहाने अघाड़ी के नेता जनता के आदेश का अनादर कर रहे हैं। महायुति के नेताओं ने तमाम चुनावों के आंकड़ों को गिनाकर कहा कि जब विपक्षी दल चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम को ठीक बता देते हैं, लेकिन हारने पर ईवीएम का रोना रोते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी करारी हार को महाविकास अघाड़ी पचा नहीं पा रही है। 5 महीने पहले लोकसभा में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करने वाले विपक्ष की विधानसभा चुनाव में बाजी पलटी तो ईवीएम का मुद्दा फिर सामने आ गया। अघाड़ी इस बात पर अड़े हुए हैं कि अगर ईवीएम न होती तो उसकी जीत पक्की थी। जहां एक शनिवार को ईवीएम का बहाना बनाकर विधायकों के शपथ ग्रहण का बहिष्कार हो रहा था, तो वहीं अगले ही दिन शपथ लेकर ईवीएम में आस्था भी प्रकट कर दी गई। अब महायुति हमलावर है कि ये कैसा सियासी खेल है कि अगर जीते तो ईवीएम ठीक और हारे तो मशीन खराब। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, लोकसभा चुनाव में महायुति को 43.55% जबकि महाविकास अघाड़ी को 43.71% वोट मिले। अघाड़ी को 31 और महायुति को 17 सीटें मिली, लेकिन तब विपक्ष को ईवीएम पर भरोसा था। उन्होंने कहा कि विपक्ष का ये दोहरा चरित्र संविधान का अपमान है। विपक्ष को ये जो महाराष्ट्र की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है उसका स्वागत करना चाहिए। अभी झारखंड में चुनाव हुआ, प्रियंका गांधी जी का चुनाव हुआ, कई लोगों का चुनाव हुआ, ये इधर का नांदेड़ बाई इलेक्शन का चुनाव हो गया, उसमें भी कांग्रेस की जीत हुई है। तो ये सब जब उनकी जीत होती है तो ये ईवीएम अच्छी है। हालांकि जनता के जनादेश पर सवाल उठाने वाला विपक्ष अपने ईवीएम राग पर अड़ा हुआ है। शरद पवार ने तो बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने की मांग कर दी। भाजपा ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि जनता को गुमराह करने के बजाय शरद पवार को सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। शरद पवार साहब, इन्होंने हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। उनका बहुत बड़ा नुकसान ये चुनाव में हुआ। उन्होंने जिस प्रकार से झूठी बातें कही लोकसभा चुनाव में, वो झूठी बातें जनता ने नकार दी। तो ये सारा खेल जो खेला जा रहा है, ये आने वाले जो लोकल पंचायत के चुनाव है, कारपोरेशन के, महानगर पालिका के और पंचायत के, उस चुनाव को अपनी साख बचाने के लिए पवार साहब दौड़भाग कर रहे हैं। महायुति विपक्ष पर ईवीएम के बहाने लोगों को भड़काने का आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि विपक्ष को ईवीएम विरोधी माहौल बनाने के बजाय अपनी विफलताओं को स्वीकार करना चाहिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष ईवीएम का राग अलाप रहा है। इससे पहले भी हार के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े करने की नई परंपरा गढ़ ली गई है। ऐसे लगता है कि ये देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को प्रभावित करने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज।
और वहीं विपक्षी खेमे इंडी अलायंस में इन दिनों आपसी खींचतान और तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए इकट्ठा हुए विपक्षी दल चुनावी हार के बाद अब अलग अलग राह पर दिखाई पड़ रहे हैं। ममता बनर्जी के इंडी गठबंधन के नेतृत्व करने की बात कहकर कांग्रेस और राहुल गांधी को सहयोगी दलों के बीच और ज्यादा अलग थलग कर दिया है और इस पूरे मामले पर इंडी गठबंधन के तमाम दल खुलकर ममता बनर्जी के साथ आ गए। तो एनडीए नेता भी पूरे मामले पर अब चुटकी ले रहे हैं। ममता बनर्जी के इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने के बयान के बाद से इंडिया अलायंस में हलचल बहुत तेज हो गई है। जहां एक ओर कांग्रेस किसी और के नेतृत्व को स्वीकारने को खारिज कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के तमाम सहयोगी दल खुलकर ममता बनर्जी के समर्थन में बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद गुट के नेता इंडी गठबंधन के नेतृत्व परिवर्तन में बदलाव के सीधे तौर पर संकेत दे रहे हैं और ममता बनर्जी का समर्थन करते दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। कहीं अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई। इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। दिल्ली में भी अगर आप देखिए, लोकसभा में हो या हर एक राज्य में हो, हमारा जो गठबंधन है हमारे संविधान और हमारे जनता की आवाज़ के लिए लड़ रहा है। ममता दीदी तो हमारे बहुत करीबी है, उत्कृष्ट नेता भी है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि वो इंडी गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है और रहेगी, लेकिन गांधी परिवार से रॉबर्ट वाड्रा ने ममता बनर्जी के बयान को खारिज नहीं किया, बल्कि किसी भी नेता के नेतृत्व को स्वीकारने की बात कहकर मामले को और तूल दे दिया है। गठबंधन में एक बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस पार्टी थी और हमेशा रहेगी। राहुल गांधी हमारे नेता हैं और नेता रहेंगे। बहुत लीडर्स हैं इंडिया गठबंधन में। मैं तो सहमत हूं, कोई भी वहां के लीडर अगर वहां लीड करना चाहेंगे इंडिया गठबंधन को तो अच्छी बात होगी। इंडी गठबंधन में मची आपसी खींचतान पर भाजपा और एनडीए लगातार मुखर है और कह रही है कि इंडी गठबंधन के दलों को राहुल और कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार नहीं है और सभी नेताओं में नेतृत्व करने की होड़ मची हुई है। ममता बनर्जी को अचानक ये सपना आ रहा है कि इंडिया अलायंस को ये डूबती नैया है। डूबती नैया का वो अगर कैप्टन बनना चाहती है तो हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसका जो एलओपी पार्लियामेंट में बनाया हुआ है, वहाँ वो शायद ठीक काम नहीं कर पा रहे। तो जो उनकी साथी पार्टियां हैं, देश की सबसे बड़ी 3रे नंबर की पार्टी और देश की सबसे बड़ी 4थे नंबर की पार्टी ने उनको बिल्कुल मना कर दिया। हम इनकी लीडरशिप में काम नहीं करेंगे, जो अखिलेश जी और ममता जी ने। पवार साहब कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी का नेतृत्व सक्षम नहीं है, कांग्रेस अभी नेतृत्व कर पा नहीं सकता है। तो मुझे लगता है पवार साहब का दिशा एक तरफ रहता है और बोलना एक तरफ रहता है। उनके मन में क्या है वो आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। लोकसभा चुनाव 2024 और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से इंडी गठबंधन में आपसी कलह एक बार फिर से बाहर आ गई है। ममता बनर्जी को गठबंधन का नेतृत्व करने के मुद्दे पर सहयोगी दलों से मिल रहे समर्थन के बाद कांग्रेस गठबंधन में ही अलग थलग पड़ती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और वहीं महाराष्ट्र के लातूर में किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे के बाद मामला गर्मा गया है। कोर्ट के नोटिस के बाद जहां किसानों के बीच डर पैदा हो गया है, तो महायुति सरकार ने कहा है कि किसानों की जमीन पर कोई कब्जा नहीं हो सकता है। इस पूरे मामले पर जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के लातूर में किसानों की 300 एकड़ जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया है। इसको लेकर औरंगाबाद के कोर्ट में याचिका भी डाली गई है, जिस पर 20 दिसंबर को सुनवाई होगी। वक्फ बोर्ड के इस दावे के बाद तलेगांव के किसानों में डर का माहौल है। उन्होंने सरकार से हस्तक्षेप करने को कहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मामले में कहा कि यह आम जनता की सरकार है, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। मैंने अभी भी कहा है, ये सरकार आम जनता का है, किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होने देंगे। इस मामले में भाजपा ने न केवल वक्फ बोर्ड पर निशाना साधा, बल्कि इसके लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। बार बार केंद्र को भी और राज्य को भी हमने लिखा है कि इसके लिए जो वक्फ बोर्ड ने बदमाशी की है, वहां पर हमारी सारी जमीन हड़प ली है। सारी जमीन जो नियम के बाहर हड़पी है, सारी जमीन किसानों को और हिंदू देव देवता के ट्रस्ट को और जिसको भी जिस समाज की जमीन ली है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, वो सारी छोड़नी चाहिए।
और उसके लिए सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। वक्फ बोर्ड के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी तुरंत ही कानून देश के लोकसभा में लाने वाले हैं। ये जो कांग्रेस ने पाप किया है, वक्फ बोर्ड को एडिशनल पावर दे करके उसकी सत्ता का दायरा बढ़ा करके, उसका परिणाम देश भोग रहा है। वहीं इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वक्फ बोर्ड का बचाव करते हुए कहा कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। किसान लोग इस बात का दावा करते हैं कि भाई ये जगह हमारी है, उनके पास सबूत पेपर वगैरह है, तो वक्फ बोर्ड ऐसे 100 नोटिस जारी करे, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर वो जगह वक्फ की है और शेतकरी लोग वहाँ खेती करते आ रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड को इस बात का अधिकार है कि वो अपनी जमीन उनसे वापस लेने के लिए नोटिस देवे। दरअसल संभाजीनगर के वक्फ बोर्ड ने अहमदपुर के 103 किसानों की 300 एकड़ पुश्तैनी जमीन पर दावा ठोका है। किसानों को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। मामले की सुनवाई छत्रपति संभाजीनगर स्थित महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण में चल रही है। अभी तक 2 सुनवाई हो चुकी है और अगली सुनवाई 20 दिसंबर को निर्धारित है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल संभल जिला कोर्ट में कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पेश होनी है। संभल जिला अदालत ने कोर्ट कमिश्नर को 10 दिनों में रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया था। इसकी तारीख सोमवार को समाप्त हो रही है और इसको लेकर कोर्ट कमिश्नर का बयान सामने आया है। कोर्ट कमिश्नर सर्वे की रिपोर्ट न्यायालय में कल नहीं पेश करेंगे। कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव ने स्वास्थ्य संबंधी समस्या का हवाला दिया है और सर्वे जांच रिपोर्ट कल कोर्ट में पेश किए जाने को लेकर असमर्थता जताई है। कोर्ट ने 9 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे। कोर्ट में 29 तारीख थी, इसमें 29 नवंबर रिपोर्ट सबमिट कर दी। उस पर हमने 10 डेज टाइम लिया था, क्योंकि एनालिसिस नहीं हो पाया था उस समय। 10 डेज समय लिया, 10 डेज कोर्ट ने समय हमें अलाउ किया। उसके बाद अब उसकी काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी फोटोग्राफी हुई है, उसका एनालिसिस करना भी होता है, फिर बहुत सी चीज़ ऐसी होती है उसमें देखेंगे, कंप्लीट करना पड़ता है, फिर उसका ऑडिट, रिपोर्ट का ऑडिट करते हैं, उसे देखेंगे उसे इसी तरीके क्या क्या चीज़ है। कोशिश करूँगा कल का रिपोर्ट सबमिट कर दूँ, अगर स्वास्थ्य सही रहा तब। ऑनरेबल कोर्ट से हम सबमिट के लिए प्रेयर करेंगे, जो भी ऑनरेबल कोर्ट समय फिक्स करेगी उस रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। अब तो रिपोर्ट लगभग फाइनल स्टेज पे ही है। सीमा सुरक्षा बल आज अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। इस अवसर पर जोधपुर में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल हुए। अमित शाह ने इस अवसर पर बीएसएफ कर्मियों को बधाई देते हुए सीमा सुरक्षा बल के अदम्य साहस और वीरता की सराहना की। जीवन पर्यंत कर्तव्य, अपने इस आदर्श वाक्य के साथ सीमा सुरक्षा बल अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर चंदेल परेड ग्राउंड, सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल जोधपुर में स्थापना दिवस परेड का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। गृह मंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी भी ली। अमित शाह ने इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल को उनकी उत्कृष्टता के लिए बधाई भी दी। आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में जाने जाते हैं। वहां पर आने वाली सभी चुनौतियों को पार कर कर देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को मजबूत करने का काम मेरे बीएसएफ के जवानों ने किया है। साल 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद एक सशक्त सीमा सुरक्षा बल की आवश्यकता महसूस हुई और 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई। बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा बल है, जिसके आरंभ में यानी साल 1965 में महज 25 बटालियन थी, जो अब बढ़कर 193 बटालियन हो चुकी हैं, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा बीएसएफ के जवान देश की सेवा में जुटे हुए हैं। बीएसएफ 6,386 किलोमीटर की भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लगने वाले इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा में लगी हुई है, इसलिए इसको देश की प्रथम सुरक्षा पंक्ति होने का गौरव भी प्राप्त है। चाहे जम्मू और कश्मीर में एलओसी पर तैनाती का मामला हो, या फिर मणिपुर में कानून व्यवस्था को कायम रखने की चुनौती हो, या फिर यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशन की बात हो, सीमा सुरक्षा बल का योगदान हर जगह नजर आता है। सीमा सुरक्षा बल ने अपने साहस और कर्तव्यों के प्रति निष्ठा को विश्व पटल पर स्थापित किया है। विभिन्न उपलब्धियों के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल को प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशंस डैग हैमर्स गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है।
स्थापना दिवस के इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा अलंकरण समारोह एवं ट्रॉफी वितरण भी किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने विशेष डाक कवर और बॉर्डर मेन पत्रिका का विमोचन भी किया। परेड समारोह में एक तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तो वहीं जाबाज जवानों ने अपने कर्तव्यों से लोगों के मन को मोह लिया। जबरदस्त तरीके से पूरे उल्लास के साथ में, उत्साह के साथ में, उमंग के साथ में बीएसएफ ने अपना 60वां स्थापना दिवस परेड समारोह मनाया और इस समारोह में सब कुछ देखने को मिला। वीरता और शौर्य की कहानी भी, जिसको सम्मानित किया गया। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ मनीष बाजपेयी, डीडी न्यूज, जोधपुर। और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर दिल्ली कूच की तैयारी में बैठे पंजाब के किसानों ने आज अपना मार्च स्थगित करने का फैसला किया है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने इस बात की घोषणा करते हुए बताया कि बैठक के बाद आगे का कार्यक्रम तय किया जाएगा। बता दें कि शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने किसानों को कुछ ही मीटर की दूरी पर रोक दिया। प्रदर्शनकारी किसानों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़पें भी हुई। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी और अन्य मुद्दों के समाधान की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। दिल्ली मार्च शुरू किया है वो गलत मार्च किया है। राज्य मंत्री जी ने कहा है कि मार्च करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 गो प्रतिनिधि आवे, भारत सरकार खुला है, बात करने को तैयार है, उनकी हर समस्याओं को दूर करने को तैयार है। वैसी परिस्थिति में लोग मार्च का एक ढोंग रच रहे हैं, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। किसान के प्रति नरेंद्र भाई मोदी जी काफ़ी चिंतित हैं। किसान को उनके प्रोडक्ट का दुगना फायदा हो, जो एमएसपी कहते हैं जिसको कि समस्त मूल्य का जो हमारा ये है, उस चीज़ को आगे बढ़ाने की बात उन्होंने की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर रेलवे की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए विभाग ने कुल 13,000 ट्रेनों की व्यवस्था की है। 3,000 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी और 10,000 रेगुलर ट्रेनें भी 45 दिनों तक चलेंगी। कई नए ब्रिज और स्टेशनों के पुनर्विकास का काम भी चल रहा है। और इसके अलावा मंत्री ने झूसी प्रयागराज शहर के बीच गंगा पर बनाए गए पुल का भी जायजा लिया। स्पेशल ट्रेन चलेंगी और करीब 10,000 रेगुलर ट्रेन होंगी, जो कि महाकुंभ के आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को सेवा देंगी। कुल मिला के 13,000 गाड़ियां इस समय के लिए तैयार की गई है। पूरे देश भर से गाड़ियों को रिक्विजिशन किया गया है। महाकुंभ के लिए बहुत ध्यान रखा गया है कि कौन सी जगह, कौन सी भी गाड़ी में इंजन का रिवर्सल करने का समस्या न रहे। इसके लिए मेमू गाड़ियां 16 कोच वाली देश भर में जहां पर भी थी, सब जगह लाके अपने महाकुंभ के लिए लाई जा रही है। और जो रेगुलर पैसेंजर, रेगुलर कोच वाली गाड़ियां हैं, उसमें दोनों तरफ इंजन लगेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक लेख को रीपोस्ट किया है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत में हो रहे विकास को विस्तार से बताया गया है। लेख में केंद्रीय मंत्री ने लिखा है कि पूर्वोत्तर भारत में बेहतर कनेक्टिविटी, डिजिटल समावेशन और बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से उल्लेखनीय विकास दिख रहा है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि दिल्ली में आयोजित अष्टलक्ष्मी महोत्सव पूर्वोत्तर के कपड़ा क्षेत्र, पर्यटन के अवसरों और पारंपरिक शिल्प कौशल को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 और राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। वे इस अवसर पर उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस निवेश शिखर सम्मेलन का विषय पूर्ण जिम्मेदार तैयार है। शिखर सम्मेलन में जल सुरक्षा, सतत खनन, सतत वित्त, समावेशी पर्यटन, कृषि व्यवसाय, नवाचार और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप जैसे विषयों पर 12 क्षेत्रीय विषयगत सत्र आयोजित किए जाएंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान 8 देशों के सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। शिखर सम्मेलन में 16 भागीदार देशों और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित 32 से अधिक देश भाग लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे।
LIC की ये पहल 18 से 70 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है जो 10वीं कक्षा पास हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के मुख्य परिसर की नींव भी रखेंगे। 495 एकड़ में फैले मुख्य परिसर और 6 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्थापित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए एक बागवानी महाविद्यालय और 10 बागवानी विषयों को कवर करने वाले 5 स्कूल होंगे। ये फसल विविधीकरण और बागवानी प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए विश्व स्तरीय अनुसंधान की दिशा में काम करेगा। और उधर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के साथ भारत के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध को और गहरा करने पर जोर दिया है। बहरीन की राजधानी मनामा में आज 20वें IISS मनामा सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने ये बातें कही। उन्होंने इस क्षेत्र को भारत के लिए ऊर्जा क्षेत्र और अर्थव्यवस्था का प्रमुख साझेदार बताया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के साथ भारत के प्रौद्योगिकी साझेदारी में भी बढ़ोतरी हो रही है। India is concerned, as Dr. Gegerit said, we have a long history, a contemporary sense of the importance of this region for us. It is a region, and here I'm now talking of the GCC nations only. I mean, if I add Iran and Iraq, the numbers would be higher. It is a region where we do about 170 to 180 billion dollars worth of trade every year, where there is an Indian diaspora today of about 10 million people and growing, which is for us not just a key energy partner, but a broader economic partner, a very crucial source of investment, and increasingly an important technology collaborator. और वहीं 11 दिनों के भीषण संघर्ष के बाद विद्रोही गुटों ने सीरिया पर कब्जा कर लिया है। राजधानी दमिश्क में कब्जे से पहले राष्ट्रपति असद किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। विद्रोहियों ने जेल में बंद कैदियों को रिहा कर दिया है। तो असद परिवार के 50 साल के शासन के खात्मे के बाद जनता खुशी मना रही है। सीरिया के प्रधानमंत्री देश में ही रुके हुए हैं और उन्होंने नई चुनी जाने वाली सरकार के साथ मिलकर काम करने की बात कही है। सीरिया के पूरे घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है। शनिवार रविवार की दरमियानी रात को विद्रोहियों के राजधानी दमिश्क में दाखिल होने और राष्ट्रपति असद के अज्ञात स्थान के लिए उड़ान भरने के साथ सीरिया पर उनके परिवार के करीब 50 साल के विवादित शासन का अंत हो गया। पिछले कुछ दिनों में विद्रोहियों द्वारा किए गए अप्रत्याशित और तेज हमलों के सामने सीरिया की सेना कमजोर साबित हुई। उत्तर पश्चिम के एक बड़े हिस्से पर कब्जे के बाद जब विद्रोही दमिश्क में दाखिल हुए तो सेना के जवानों को मोर्चा नहीं देश छोड़कर जाते देखा गया। दमिश्क की सड़कों पर नजारा बदल चुका था। टैंक पर जश्न मनाते विद्रोही और उमैयद चौराहे पर खुशी जाहिर करती जनता सीरिया में नई सत्ता का स्वागत कर रही थी। विद्रोहियों ने जेलों में बंद कैदियों को आजाद कर दिया और प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली ने ऐलान किया कि वो देश में ही रहेंगे और जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उसके साथ मिलकर काम करेंगे। सीरिया में बदलते हालात पर पूरी दुनिया की नजर है। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के दूत गियर फेडरसन ने सीरिया की आवाम से एकता बनाए रखने और मानवाधिकारों की रक्षा की अपील की है। मेरी सीरिया की आवाम से अपील है कि वे एकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों के सम्मान को प्राथमिकता दें, जिससे वे अपने समाज का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। रूसी रक्षा मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रपति बशर अल असद के अपदस्थ होने की बात की स्थिति में रूस अन्य सशस्त्र भागीदारों के साथ बातचीत कर रहा है, जिससे कि सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण संभव हो सके। इस बीच अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष की वजह से रूस ने असद सरकार को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। विद्रोहियों ने राष्ट्रपति भवन सहित शहर की प्रमुख सरकारी इमारतों पर अपना नियंत्रण कर लिया है। असद के देश छोड़ने के बाद राजधानी दमिश्क में मौजूद उनके आवास में सीरियाई नागरिक घुस गए। नागरिकों ने राष्ट्रपति भवन में लूटपाट की और वहां मौजूद सामान साथ ले गए। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई चल रही थी।
27 नवंबर को सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। 1 दिसंबर को सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। 5 दिसंबर को हमा शहर पर नियंत्रण, 6 दिसंबर को दारा शहर, 7 दिसंबर को होम्स पर कब्जा और अंततः 8 दिसंबर को राजधानी दमिश्क और राष्ट्रपति भवन पर कब्जे के साथ बशर अल असद के शासन का अंत हो गया। ताजा संघर्ष की वजह से अब तक 3,70,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि अमेरिका को सीरिया में सैन्य कार्रवाई से बचना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, सीरिया में अव्यवस्था का माहौल है, लेकिन वो हमारा मित्र नहीं है और अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये हमारी लड़ाई नहीं है, इसमें शामिल ना हो। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश ने 11वीं बाजी अपने नाम कर ली है। 14 दौर के मैच में खेले गए 11वें मैच में जीत के साथ ही गुकेश ने 6-5 की बढ़त हासिल कर ली है। अब गुकेश चैंपियन बनने से अब केवल 1.5 अंक पीछे हैं। इस $25 लाख इनामी प्रतियोगिता में अब केवल 3 दौर की बाजी खेली जानी बाकी है। अगर 14 दौर के बाद भी मुकाबला बराबरी पर रहता है तो विजेता का निर्धारण करने के लिए टाइम कंट्रोल के आधार पर मैच खेला जाएगा। चीन के 32 वर्षीय लीरेन ने शुरुआती मैच जीता था, जबकि भारत के 18 वर्षीय ग्रैंड मास्टर गुकेश तीसरे मैच में विजयी रहे थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।